लेट भी आए बहुत, ठीक है, आ सकते हो आगे। ऑन कर दिया। हाँ होना। देखिए अभी हम जो बात करेंगे उसका भारतीय राष्ट्रवाद को समझना है ना। तो उसमें सबसे पहले हम संस्कृति को, जो सबसे जटिल प्रत्यय है उसका संस्कृति, उसे समझने की कोशिश शुरू करते हैं। हाँ? तो एक कहानी है हमारे पास, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में घूम रहे थे ऐसे शुरू में, अकबर का शासन था, तो अंग्रेज जैसे एक गांव में पहुंचा, ये लोक कहानी है। गांव में पहुंचे तो खाने के लिए थोड़ी इच्छा की आती थी, देवो भव वाले लोग थे हम, तो हमने रोटी से साग रख के उन्हें दे दिया, रोटी साग। अब उसने साग खा लिया और रोटी लौटा दी। अब जितनी भी भूख थी उसको, वो साग खा ले और रोटी लौटा दे। अब जब हम खाने बैठे उसके सामने और रोटी से साग खाया तो वो हंसने लगा कि भैया क्यों हंसे? कह रहे आप लोग प्लेट भी खा लेते हो? आए समझ में? उसके लिए वो रोटी प्लेट थी, प्लेट में रख के खाना खाते, हम हाथ पे रख के खाते थे रोटी। तो हम रोटी से साग खाते थे, अब वो तो अपरिचित। तो अब बताओ इसमें कौन गलत था कौन सही था? दोनों अपनी संस्कृति जी रहे हैं। हाँ? ये होता संस्कृति का विषय। अब अगर हम ये मानने लगे कि भाई अब रोटी की जगह हम केवल साग खाएंगे और रोटी को प्लेट बना देंगे, तो हम अपने साथ सही करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये है संस्कृति का मसला, खेल और युद्ध। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में संस्कृति की इस बात को, संस्कृति के युद्ध को बुनियादी माना महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज उनकी पुस्तक जो है वो पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध उनके युद्ध की घोषणा है, लेकिन उसमें जो बातें लिखी गई हैं उन बातों के आधार पर उन्हें विकास विरोधी और पुरातनपंथी करार करके पीछे फेंक दिया गया। लेकिन उनका जो मूल है, मूल बात जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम भारतीयों की अपनी एक संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर हावी नहीं है। जितने लोग पढ़ने के लिए गए विदेशों में, वो विदेश के होके आए, पाश्चात्यता अपने साथ लाए, चाहे वो लेफ्ट में रहे हो चाहे राइट में, वेस्टर्नाइजेशन साथ में है। महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिनकी भारतीयता, अपने परिवार की संस्कृति इतनी स्ट्रांग थी कि वो पश्चिम जैसा बनने की कोशिश करके भी बन नहीं पाए। नाचने की कोशिश भी करी, नाच नहीं पाए। गिटार लेने की कोशिश करी, कर नहीं पाए। हाँ, खाने की कोशिश करी, खा नहीं पाए। पीने की कोशिश करी, पी नहीं पाए। तो पढ़ने गए और पाश्चात्य संस्कृति में जरा भी नहीं घुस पाए, और फिर उन्हें लगा नहीं अपना सही है, और पहली सोसाइटी उनकी बनी थी वेजिटेरियन वाले ग्रुप में एक शामिल हुए, बातें लगा। तो इसलिए इस लड़ाई को समझने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा आज़ादी की लड़ाई में संस्कृति की लड़ाई कैसे लड़ी गई और क्या वो करते थे, इसको समझना है। उससे पहले हर प्रश्न को समझना है, उससे पहले की लड़ाई में, कि हमें जो विशेषण पद्धति दी जाती है, नेपाली एजुकेशन, तो हम उसी से तो विश्लेषण करते हैं। जो बात बताई जाती है उससे भी चलते हैं। जैसे मैंने विकास की बात की, हमने समझ लिया भाई यही है दुनिया का अंतिम सब। लोकतंत्र की बातें में, जो इंग्लैंड में लोकतंत्र विकसित हुआ,
उसमें जो भी कंसेप्ट थे उसे हमने लोकतंत्र समझ लिया। उस लोकतंत्र का विरोध क्यों हुआ इंग्लैंड में, इस बात को तो हमें कोई नहीं पढ़ाता है। हमने मान लिया कि इंग्लैंड में लोकतंत्र स्थापित हुआ और वैसा लोकतंत्र हमें भी जाना है। तो ये सब हम फोल्ड में जा रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ, कौन सा लोकतंत्र बचाओ? अंग्रेजों का, है ना। परिभाषा किसकी? लिंकन की परिभाषा बोल रही साहब, जनता के लिए, जनता के लिए। अब उसमें फंसे पड़े। तो हम भारतीय संस्कृति को पढ़े लिखे लोग जितना भी जानते हैं वो थ्रू द वेस्टर्न जानते हैं। थ्रू द वेस्टर्न क्यों जानते हैं? क्योंकि एक युग आया ओरिएंटलिज्म, यूरोप, तो उसमें कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत का पुराना जो है बहुत अच्छा है। क्यों कहना शुरू करा इस पर हम नहीं सोच रहे, लेकिन उस समय उन्होंने जो भारत की बातें कह दी, तो भारत के बारे में हम वही बातें जो ओरिएंटलिज्म में थोड़ा सा पॉजिटिव भारत के बारे में बात कही जा रही है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स क्या चल रही है इस तक तो हमारी नज़र पहुंचती है कि ओरिएंटलिज्म की पॉलिटिक्स भारत में क्यों लाई गई और क्या इसके निहितार्थ थे। अब ये समझने के लिए हमको भारत के अतीत को समझना पड़ेगा, भारतीय सिस्टम को। तो भारत में समझने के लिए हमें सबसे आसान चीज़ होती है कि हम 1857 को समझें, 1857। अब 1857 को जब हम समझते हैं तो हमें ना तो जातियाँ लड़ती हुई दिख रही कहीं, ना लोग धर्म के आधार पर लड़ते दिख रहे, और सब लोग एक साथ लड़ रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहे। लेकिन हमारी संस्कृति में एक शुद्धता का बात ऐसी थी कि मैं अपने हाथ से बना के खाऊंगा। किसी भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, मैं उसको गलत ढंग से देखूंगा या सही ढंग से देखूंगा, और वो नज़रिया हमें वो बताते हैं। तो भारत के सैनिक किसी मैस में खाना नहीं खाते, अपना बना के खाते थे। अब आप एक कल्पना करो कि सुबह से शाम तक लड़ रहा है, शाम को युद्ध छप गया, तो तमाम लकड़ियाँ जल पड़ी, उस पर अपनी रोटी सेक रहा है, अपनी सब्जी बना के खा रहा है। तो जो इधर से फौज आई, चाहे अरब वाले थे या कोई भी थे, इनका सामूहिक खाना बनता था, ऐसी चीज़। तो उन्होंने कहा ये तो भारत में बहुत गलत है, ये दूसरे का खाते ही नहीं। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या थे, हम किसी चीज़ को किस ढंग से देखते थे, ये बात पकड़ लें। संस्कृति का मतलब है कि उस कोर को पकड़ना कि हमारे भारतीय लोगों का सोचने का ढंग क्या था। तो हमारे सोचने के ढंग में कुछ मूल्य, कुछ परंपराएं हमारे अंदर घुसा दी। मनुष्यत्व, मनुष्य हो तो तुम्हारे अंदर ये गुण होने चाहिए, दया, धर्म, ये वो सब चीज़ें बता दी। तो हमने उसे कैसे लिया कि उसको छोड़ दी बात। हमारे तो ह्यूमैनिटी नहीं थी, सब जाती थी, ये था वो था। तो देखने का दृष्टिकोण उधर से चला गया। अब जैसे एक मसला मैं बताता हूँ आपको, कभी भी रिसर्च के ढंग से सोचो। हम बंगाल गए, बंगाल के गांव में तालाब होते हैं काफ़ी, आज भी। तो एक तालाब मेरा है या हम 2-3 परिवारों का मिलके है, अगर बड़ा है तो उसमें कोई दूसरा आदमी आ जाए तो हम उसे उस तो यूज़ नहीं करने देंगे, हमारा है, क्योंकि हमने उसमें मछली पाल रखी है, वो पानी को शुद्ध कर देती है, और कोई साबुन से नहीं नहाएगा तो बाकी हमारे प्रयोग में आता है। तालाब पे हमारी ज़िंदगी है, और हर समूह के अपने तालाब हैं।
तालाब तो किसी को रखने में पाबंदी तो नहीं है कि साहब ये सवर्ण नहीं बनाएंगे और अवर्ण नहीं बनाएंगे और दलित नहीं बनाएंगे और आदिवासी नहीं बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है। जहाँ जो बस्ती बसेगी गाँव बनाएगी। अब हम शुद्धता में इस लेवल पे चलेंगे, कोई भी जाना अनजाना आए भाई हमारा तालाब मत छूना, तो हम हो गए मानवता विरोधी। क्योंकि अंबेडकर साहब एक तालाब पे गए और उन्हें उसने नहीं करने दिया, तो ये दलित पे अत्याचार हो गया। जैसे हमारे एक दलित साथी ने किताब लिखी तो बोले साहब लोग पानी मुझे गिलास नहीं देते थे, ऊपर से देते थे, बड़ा अत्याचार था। हमने कहा यार हमारे तो घर पे भी ऊपर से देते थे, हमें भी, क्योंकि घड़ा रखा रहता तो गिलास तो बहुत होते नहीं थे घर में, घड़ा होता था और गिलास होता था। अब भारतीय संस्कृति में अलग, संस्कृति का अलग हिसाब है कि एक गिलास से सब पीते रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ एक घड़ा रखा है, एक गिलास रखा है, उसमें डालने का रखा है, घड़े से गिलास से पानी निकाला। अगर एक गिलास एक आदमी को दिया जाएगा तो धोना पड़ेगा, धोते तो घर के लोग हैं। तो अगर बच्चों को पानी पीना तो कहते थे ऐसे कर ले और पी ले। अब वही बात हमारे यहाँ देव आगे आती थी, कोई दलित भी आ गया तो वैसे ही तो देंगे। अब उनने कहा ये है भारत में अत्याचार, जुल्म हुआ मेरे साथ। अभी लिख रहे हैं, उनकी जीवनी में लिखा जा रहा है मेरे साथ ये जुल्म हुआ मिलकर। अच्छा, अब आई गांव के बसने, एक एक चीज को देखो। भारत के गांव में दलितों को बाहर बसाया जाता था गांव के, और इस दिशा में बसाया जाता था, ये होता था, बड़े अत्याचार होते थे, ये दूर बसाते। अब वो दलित लेखक रहते हैं दिल्ली की एक कॉलोनी में, अपर सोसाइटी में। अब अगर हम उनसे जाके पूछ लें कि यहाँ जितने काम करने वाले लोग आते हैं उनके लिए इस कॉलोनी के अंदर आप क्वार्टर अलाउ करते हैं या नहीं, करेगा? तो अफसर बन गए दलित, किताब लिखेंगे कि दलितों पे अत्याचार, जिएंगे क्या? कि उनकी कॉलोनी में जो आएगा वो नव दलित, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो बिहार का राजपूत भी हो सकता है, लेकिन वो चौकीदारी कर रहा है तो सुबह आएगा, उसकी तलाशी ली जाएगी, उसके बाद चौकीदारी को बैठेगा, उसके लिए हुक्मनामा होगा कि जब भी साहब निकल के जाए नमस्ते करनी है खड़े होके। तो हमें अपने गांव के संबंध की याद आ जाती है, यार वो नमस्ते करवा रहे थे, यहाँ हमारी नमस्ते कर रहे हैं लोग, ज़बरदस्ती की, हमारा कोई संबंध तो है नहीं। तो आप शहर में जो नए गांव बना रहे हो, नई कॉलोनी बना रहे हो, उसमें रखने को तैयार है कोई अपने साथ? बाहर बसा रहे हो ना, दूर बसा रहे हो। खाना बनाने आ रही हो तुम्हारे यहाँ, वो भी वहाँ नहीं रहेगी, वो अलग रहेगी। झुग्गी झोंपड़ी है, बर्तन साफ करना है, वही झुग्गी झोंपड़ी में आएगी। झाड़ा दे के आएंगे, यानी हमने उन्हें चोर भी मान रखा है ऑलरेडी, और उसके बाद जाएंगे, झाड़ा दे के जाएंगे, सब पे निगाह रहेगी। तो ये तुम आज क्यों कर रहे हो, लोकतंत्र के चैंपियंस लोग? अब चाणक्य ने भारत में गांव बनाए व्यवस्थित तौर पर। एक तो गांव वो है जो कबीले रहते थे, वो उनके गांव थे, कबीले बढ़ गए तो वो एक की जगह दो जगह बढ़ गए, वो एक अलग सिस्टम है। व्यवस्थित गांव के निर्माण का पहला दस्तावेज है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 10 किलोमीटर दूर पे गांव चाहिए, गांव की इतनी ज़मीन को गांव लोग खेती करेंगे, इतनी ज़मीन में पेड़ पौधे रास्ते बनाएंगे, ये सिस्टम रहेगा, इतने गांव के ऊपर ये रहेगा, इस गांव के ऊपर ये रहेगा, इस गांव के ऊपर ये। एक व्यवस्थित व्यू रचना गांव की बसने की थी। चाणक्य के ज़माने में उस गांव के लिए चूँकि डेवलपमेंट हो गया था तो लोग चाहिए थे, तो भाई किसानी प्रमुख है, खेती प्रमुख है, लेकिन हल चाहिए ना। तो हल के लिए बढ़ई भी चाहिए, लोहार भी चाहिए, तो बढ़ई और लोहार भी रहेंगे। फिर तेल हम निकालेंगे तो तेली भी रहेगा। और एक गांव में अगर मंदिर होगा, हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो तो बात की बात आई, मस्जिद होगी, तो गांव में पुजारी रहेगा, गांव में पुजारी भी रहेगा। ज्योतिष में हमारा विश्वास था
क्योंकि नक्षत्रों का विज्ञान था, बाद में वो भाग्य रेखा बनने लगी, तो ज्योतिषी अगर आता है वो भी रहे। और हम जो गेहूँ पैदा होगा उसका 1/6 1/5 भाग राजा को दे देंगे, बाकी गेहूँ से हम अपने गांव का सिस्टम चलाएंगे, सबको दिया जाएगा, कुम्हार को भी दिया जाएगा, उसको भी दिया जाएगा, उसको भी दिया जाएगा, गांव के लोग खुशहाल जीवन जीते। ये भारतीय गांव की संरचना इवॉल्व। अब एक मॉडल कहीं बन जाता है तो वो संस्कृति का प्रसारण जितनी दूर तक होता है लोग वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आ गया। अब इस गांव में कौन नहीं बस रहा था? इस गांव में कौन नहीं बस रहा? तो जैसे अलाय बलाय कहते हैं ना, तो अलू तो गलूत टेक्नोलॉजी थी। मतलब कुछ काम करने वाले लोग गांव के थे और कुछ काम करने के लोग ट्राइब के लोग, उनसे हमारा एक रिश्ता होता था। वो टोकरी बना के लाते थे और चीज़ें लाते थे, कटाई में मदद करते थे, खेती में मदद करते थे, फिर चले गए। जैसे हमारा गडरिये से एक रिश्ता था। गडरिये को एक ही रूट से गुजरना था, तो जब गडरिया आता तो पूरे गांव के लोग बड़े खुश होते थे और उससे तय हो जाता कि आज मेरे खेत पे बैठ जाना, कल को मेरे खेत पे बैठ जाना, परसों को मेरे खेत पे। तो वो बैठ के वहाँ निकलते थे उसकी भेड़ें। तो भेड़ जो लैट्रिन करती हैं और भेड़ जो जाती हैं उससे उपजाऊता बढ़ती। तो ये हमारा सिस्टम था जी। अब इस सिस्टम में तुमने कहा कि शूद्र पे बढ़ाते जाए, तो शूद्र कौन था? कृषि करने के अलावा जो कृषि पे, जो खुद कृषि नहीं कर रहे हैं और कृषि पे निर्भर हैं, उसकी सेवा करेंगे यानी कृषि वाले की, और बदले में जीवन जीना है, वो शूद्र है। तो ये मिलके तो चलेगा भाई। किसान को हल नहीं मिलेगा तो खेती थोड़ी हो रही है, और हल बनाने वाले को भगा देगा गांव से। ये पैतृक अधिकार बन गए गांव के लोगों। अगर गांव का बढ़ई बाहर चला गया और 20 साल बाद भी आएगा तो गांव में उसका क्लेम है कि उसको मकान दिया जाएगा और वो बढ़ई का काम गांव का करेगा। अगर दूसरा पीछे आ गया उसे हटना पड़ेगा। ये सब महाराष्ट्र में जहाँ सबसे ज़्यादा दलितवाद और अम्बेडकरवाद फैलाया गया है, महाराष्ट्र की एक स्टडी है गाँव की, जहाँ पुजारी भी शूद्र है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो तुम्हारे अलीगढ़ से छपा है इनका इरफान हबीब का, उसमें ये संकलित दस्तावेज उस स्टडी का जो जापानी लोगों ने कर। हमने कहा भाई शूद्र के लिए ये स्थिति क्या होगा? अब हमें तो दूसरी तस्वीर है साहब स्मृति में, इसमें। तो इससे मेरा ये कहने का ढंग है कि अपने कल्चर को समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल पास्ट में कुछ बातें समझनी। वो बात यहाँ आती है कि हमने एक तो 1857 देख लिया क्या था, अब हमें देखना है अंग्रेजों से पहले क्या था। तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सूफी और संतों की एक धारा बह रही थी जो एक ही बात कह रहे थे। यानी कोई ऐसा नहीं है कि वो पद हमें रैदास में अगर मिले तो शेख फरीद में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही पद मिल जाएगा। कहने का अंदाज अलग हो सकता है, एक दो शब्द अलग हो सकता है। कबीर में भी मिल जाएगा। और सिखों ने तो संकलित कर दिया, इसलिए उनके ग्रंथ में, सिखों के ग्रंथ में सबसे ज़्यादा दो शेख फरीद के। तो यानी हमने एक चीज़ आने पे एक पैटर्न से उसको ढाल दिया। पैटर्न क्या था जिससे शुरू बात हो रही थी? बात क्या है? एक तो भारत में जो तुर्क आए वो सोल्जक तुर्क नहीं थे जो वहाँ पे तुर्क थे। रूस से उधर के जो जिन्होंने रोम की सत्ता छीनी वो तुर्क भारत में नहीं थे। भारत के तुर्क पहले चंगेज खान के साथ जब यूरोप तक लूटने गए तो ये मंगोली कहलाते थे। लेकिन जब तुर्कों का दौर आया, ट्राइब है ना, तो इन्होंने अपने को तुर्क कहना शुरू कर दिया, तैमूरलंग ने। लेकिन तैमूरलंग का कबीला पहले तो मंगोल कहलाता है, फिर तुर्क कहलाता है।
तो ये एसोसिएट कर लेता है पावर के साथ आदमी, पावर एंजॉय करने के लिए, है ना। पहले इसी तरह से पावर बनती थी, तो तुर्कों की पावर बन रही है तो भैया हम भी तुर्क हैं, तो तुम हम पे आक्रमण मत करना, उधर ही रहो, यूरोप वालों से निकटते रहो, हम आए थे। तो ये तुर्क जो ट्राइबल कॉन्शियस लेके हिंदुस्तान आए, ये वही लोग हैं जो पहले भी आते रहे थे। एक बात। दूसरी बात, जब ये आए तो सिंथेसिस होगा। अगर कोई कल्चर स्टिक है, जिसे इससे पहले आने वाले लोग, इस्लाम के भारत में प्रवेश से पहले लोग की कल्चर अपनी ट्राइब कल्चर थी, जो भी है, कुषाण है, जो भी है, उनकी अपनी कल्चर थी, और उन्होंने बड़ी आसानी से भारत में बौद्ध धर्म को, या किसी ने विष्णु धर्म, वैष्णव धर्म को, भागवत धर्म को एक्सेप्ट कर लिया और उसमें खो गए भारतीय। क्योंकि ट्राइब थे, सिविलाइजेशन में ट्राइब थे, डिजॉल्व हो गया जैसे हो जाता है। लेकिन जो सिंध से अरब आए तो वो ट्रेडिशन अलग थी। वो ट्रेडिशन थी कि राजा का जो धर्म वो प्रजा का धर्म। तो अगर किसी राजा को हमने हरा दिया तो सब लोगों को हो जाना। ईरान के साथ ऐसा हुआ, ईरानी लोग हो गए। अब ईरान के बाद मीर कासिम ने सिंध का कुछ इलाका छीन लिया हिंदुस्तान से, राजा दाहिर से लड़ाई हुई, वो चले गए। अब आए तुरंत, बात तो इस्लाम की करते हुए आए, क्योंकि विचारधारा जो है ताकत दे देती है, यूनिफिकेशन दे देती है। तो जो जिस युग में चल रहा हो, जैसे अभी तक बहुत लोग मार्क्सवादी थे, अब नहीं, ऐसे ही जब जिसका युग चल रहा है लोग नहीं, चलो भाई ठीक है, इस्लाम ही सही, इसी बहाने हमें राज्य मिलेगा। राज्य वाले को तो राज्य चाहिए ना हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान में उन्होंने कोई ये कोशिश नहीं करी कि यहाँ आके लोगों को मुसलमान बना देना। तुर्कों का केवल एक काम रहा कि उन्होंने सड़कों पे अधिकार करा, घोड़ा चलाते थे, गांव के अंदर नहीं घुसते थे, लेकिन हाट जो लगती थी उन पे नियंत्रण कायम करके वहाँ से पैसा वसूल कर। तो पहला सवाल ये हुआ कि भारत में पर्दा प्रथा बढ़ी, भाई सड़क पे निकलना है तो बिल्कुल छुप के निकलो। इस्लाम में तो दी थी लेकिन हिंदुओं में थी नहीं। और दूसरी ये बात बढ़ी कि अगर बाजार में सामान बेचने जाना है तो अपना नाम मुसलमान रख लो। बाजार में मुसलमान है, घर पे आके हिंदू हैं। तो ऐसे बहुत समय तक चला। इसलिए कबीर जो है, तुरश्क कहते हैं उसे, तुर्कों को अलग करते हैं कबीर अपने आप से। कबीर के दोहे पढ़ोगे तो तुरश्क करके वर्णन है। और आप जानते हो कि वो इब्राहिम लोदी ने तो उसको फेंक दिया था नदी में मारने के लिए कबीर को। वही सवाल है कि सत्ता के आगे सर नहीं झुका हुआ तो ऐसे कैसे कबीर हो गए कि नहीं आएगा हमारे पास, फेंक दो साले को पकड़ के, सचपाई डाल के नदी में। ये स्ट्रगल जो आप जो बैठे हो, निज़ामुद्दीन का एक खास स्ट्रगल है जिसमें चीज़ें टल। वो स्ट्रगल क्या है? वो स्ट्रगल जो ये बात करते हैं निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन खिलजी। अब सल्तनत सबसे बड़ी हो गई, सल्तनत चलानी भी तो है। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जो केवल इस पर चिंतन करता है। मोहम्मद तुगलक ने भी इस पर चिंतन करा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी विशेष पे चिंतन करता है। भारत में शासन रखना है, हम लोगों को यहाँ रहना है, तो कैसे रहना है? अब इतनी बड़ी फौज को कैसे निभाएंगे? तो क्या सिस्टम है? भारत के किसान इन्हें गेहूँ नहीं देते थे तुर्कों। तो भारत में कम्युनिकेशन कौन करता था गेहूँ का? बंजारे। तुर्कों ने बंजारों से रिश्ता बनाया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमें इतना गेहूँ दे दो, गोदाम बनवाए। अब गेहूँ रहेगा तो फौज खाती रहेगी। अब जो उनका दर्प था वो निज़ामुद्दीन औलिया ने तोड़ दिया। अमीर खुसरो बीच की चीज़ है जो हिंदी की भाषा को डेवलप कर रहे हैं, है ना। फारसी नहीं, फारसी में तो हम लोग आपस में बात कर लेंगे, लेकिन फारसी से काम थोड़ी चलेगा। यहाँ कैसे इंटरेक्ट करें? तो हिंदी भाषा के प्रथम अमीर खुसरो माने जाते हैं बहुत सी किताबों में, लेकिन उससे पहले भी सरहप्पा और दूसरे लोगों का वर्णन मिल जाता है उस भाषा में।
कबीर को भी वही मान लिया था खिचड़ी भाषा करके, जिसने हिंदी साहित्य पढ़ा वो लगभग डेवलपिंग चीज़ है। तो अमीर खुसरो के माध्यम से निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो जंग चल रही थी, मेरे दरबार में तू आएगा तेरे दरबार में मैं आऊँगा, उसमें लास्ट में नहीं, उसमें हार मान ली। हार मानने का मतलब क्या होता है? हार मानने का मतलब ही नहीं निजामुद्दीन औलिया को मान लिया। निजामुद्दीन औलिया जिस संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं उसे मान लिया। खलीफा से कोई संबंध नहीं है हमारा। अलाउद्दीन खिलजी ने डंके की चोट पे ये बात कह दी, और उसकी सोल्जर तुर्कों से भी लड़ाई हुई हिंदुस्तान के अंदर नहीं घुसने देने के लिए, है ना। खलीफा से मतलब नहीं है हमारा, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, ये जवान है ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे। तो एक इवॉल्विंग कल्चर हो गई। अब हिंदुस्तानी संस्कृति के लोग इस बात को सोचते कैसे थे? हम धर्म इस आधार पर सोचते नहीं थे कि आप क्या विचार मानते हैं। हम सोचते थे इस आधार पे कि आप गांव में आ गए तो गांव के नियम का अगर आप पालन करते हो, बात खत्म हो गई। क्योंकि यहाँ तो एक परिवार में एक लड़का शिव को मानता है और एक विष्णु को मानता है, एक देवी को मानता है, तो उसका कोई झगड़ा ही नहीं है, सबका जिसको मानना मानते हैं। और गांव में नियम ये है कि अगर शैव पंथी आएगा तो उसका भी स्वागत होगा, वैष्णव आएगा उसका भी स्वागत होगा, तांत्रिक आएगा उसका भी स्वागत होगा, खाना देना है उसको गांव वालों को, सबका स्वागत। तो जब हम सोचते ऐसे हैं तो हमारे बीच में अगर कोई आ गया कि मैं इस्लाम को मानता हूँ, तो उसको कैसे सोचेंगे? उसी में सोचेंगे ना, अपने फ्रेम में, अपने फ्रेम में सोचेंगे। तो ये बात हम लोग नहीं पकड़ पाते। हमें लगता है कि वो यूरोपियन फ्रेम में भी हम सोचेंगे। हम यूरोपियन फ्रेम में कैसे सोच सकते हैं भाई? इतने साल होने के बाद भी आखिर कुछ तो हम जिंदा हैं, यूरोपियन ढंग से नहीं सोचते। तो उस समय कैसे सोचते जब हमारा अपना ढंग था सोचने का? तो हमने लिया इस तरह से। तो ये एक समन्वय कायम। इस समन्वय के इतिहास को जो कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन शोध करके हमने जाना, क्योंकि किसी चीज़ में आप घुसोगे कल को तो आप उसकी गहराई तक जाके उस चीज़ को पकड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन ज्ञान की खोज कौन करना चाहता है? तो भारत में बौद्ध धर्म का जब प्रचार हुआ, उसका एक संप्रदाय बना वज्रयान। वज्रयानियों का बंगाल में जोड़ था, तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी बनी विक्रमशिला। वो तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी थी। वहाँ तंत्र रिसर्च होते थे, सारे रसायन विद्या की खोज, और कितनी हड्डियाँ होती हैं, क्या होता है, ये सब खोज वहाँ होती थी। मुर्दे ले जाए जाते थे, चीर फाड़ भी होती थी, सब काम। उन्होंने सैल्वेशन का एक रास्ता अपना तंत्र के माध्यम से डेवलप किया, और वो हो गया ताकत। तो वो कहलाते हैं सिद्ध। 84 सिद्ध जो कहलाते हैं, सिद्धि, हाँ, सिद्धि प्राप्त कर ली, सिद्ध हो गए। अब ये सिद्ध जो है, इनका डंका बज गया, क्योंकि चंगेज का बौद्ध था, पता है आप लोगों को, बौद्ध धर्म को मानता था चंगेज का। तो मंगोलों की विजय के साथ इनका डंका भी चीन होते हुए सारे ईरान तक सब जगह पहुंच गए बौद्ध। अब जब ईरान में अरबों का शासन स्थापित हुआ, तो सब तो स्वीकार नहीं करेंगे ना मन से। वज्रयानी संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग थे, सिद्ध टाइप के, एक ही बात तो है ना, ईश्वर से और मेरा डायरेक्ट संबंध, बीच में कोई चीज़ ही नहीं। मैं तो रोज़ मिलता हूँ। कबीर के दोहे में भी आप वही बात देखोगे। तो सिद्ध संप्रदाय के लोग जो थे वहाँ पे, उससे पैक्ट जो पैदा हुए लोग विरोध करने के लिए ताकत ले, वो है सूफी। इसलिए हर सूफी विद्रोही है ईरान में पहले। हर सूफी विद्रोही है शासन का, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सूफीज्म जब हिंदुस्तान में आया, जो समन्वय हो रहा है, तो सिद्ध संप्रदाय से बना नाथ संप्रदाय। तो गोरखनाथ के शिष्य हर खानकाह में, हर महफिल में मौजूद है। समझ लो बात? जो इधर से आई ईरान से सूफीवाद को लेके, उनकी महफिलों में नाथपंथी मौजूद रहते थे।
ये हो गया सांस्कृतिक समन्वय। इसलिए गोरखनाथ के बाद जो लहर बनी सूफी संतों की, एक से दोहे चले, तो ये उसका भी तो उछल पड़ा। और भारत में ये बात आ गई। देखो शैव लोग जो है ना, शैव के भट्ट होते थे। शैव अपने गुरु की पूजा करते हैं और शैव गुरु के मरने के स्थान को पवित्र मानते हैं, वहाँ से शक्ति अर्जित करते हैं। जारत क्या है? यही तो है। तो इसलिए भारत में कहीं ऐसा हुआ पूरे इतिहास में कि किसी जारत का कोई विरोध कर रहा हो या कोई हिंदू उस पर ना जाए? कोई हिंदू को आपत्ति थी किसी जारत की? मस्जिद पे भी नहीं थी, लेकिन मस्जिद एक बंद थी, क्लोज डोर था, और जारत एक खुली चीज़ थी। तो जारत पे जाते थे, आज भी जाते हैं। तो ये अंतर हमारा क्यों था? ये कैसे हो गया? समन्वित कर लिया ना, जैसे हमने कुषाण शकों को करा, वैसे ही इसको इस्लाम को सबने समन्वित कर लिया अपने अंदर में, धारा बन गई। और हमारे लोगों ने इस्लाम ग्रहण करा धीरे धीरे, जैसे बंजारों ने करा। जब ज़्यादा इंटरेक्शन में आ गए और सत्ता फैल गई तो बंजारे मुस्लिम बने। और कपड़ा सबसे बड़ा उद्योग था, यूरोप तक जाता था बिकने। तो कपड़ा बेचने वाली जो कोरी जाती थी वो अंसारी जाति में तब्दील हो गई, उसको अंसारी नाम दे दिया। कोरी जाती तो कपड़ा बुनना ही काम है ना। तो अब ये सब बाहर से थोड़ी है, बाहर से तो थोड़े से पूरा था, उन्होंने शासन करा। बाकी ये कन्वर्जन जो हुआ, ये ऐसा भी नहीं हुआ कि वो जाति विद्या पर अत्याचार हो रहे हैं। ये कन्वर्जन का मुख्य कारण जो है वो एक उभरते हुए बाजार का था। और बाजार में चूंकि तुर्कों के हाथ में बाजार है, तो मुस्लिम नाम रख लेना, फिर धीरे धीरे मदरसे और इनके द्वारा इस्लाम की शिक्षाओं को ग्रहण करते जाना और मुसलमान बन गए। और जब भारत में अंग्रेज आ गए, उसके बाद ये तेज हुआ, उसके बाद ही थी। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक समन्वय हुआ, ये ईसाइयों के साथ नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ही शासक बन के आए थे। उन्हें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना था, हिंदुस्तान को केवल लूट के लिए आना। तो ये शाखा जो बनी मुसलमानों की, वो भारतीयता की था शाखा। वो कोई सऊदी अरब या ईरान या उसकी शाखा नहीं, ये भारत से उदित शाखा। ये भारतीय मुसलमान हैं। इन्हें कहना पड़ेगा मजबूती से, पैन इस्लामिज्म अमेरिका के लिए, हिंदूवाद कट्टर अमेरिका के लिए, लेकिन भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में भारत का मुसलमान भी है, भारत का हिंदू भी है, सब एक भारतीय संस्कृति को जीते हैं। इसमें हमारे लिए धर्म कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा तो मुद्दा ये है कि जितने भी होली प्लेस हैं हम सबका आदर करते हैं। और गांव में जितने भी बच्चे हम लोग रहते थे बचपन में, तो हमें ये पता ही नहीं था कि ये मुहर्रम हो रहा है या ईद हो रही है, ये क्या हो रहा है। मुहर्रम कुछ प्रथाएँ बन जाती हैं, मुहर्रम के नीचे से निकलना है, तो सब हिंदू लोग ने लाइन लगाया, मुहर्रम के नीचे से निकलना है। हाँ, ईद पे वो खिचड़ी, कभी कभी खिचड़ी बटती थी मस्जिद से, खिचड़ी बटेगी, इतनी तो पता थी, है ना। या साहब वो ईद है तो हमारे घर कुछ आएगा, और दिवाली है तो हमारे घर से कुछ जाएगा। लाइन में उर्स में हम जाते थे, उर्स में जाते। तो बस 1960-70 के दशक तक भी इतना प्रॉब्लम नहीं था, सेपरेशन नहीं था। होली खेलने के लिए जब हम जाते थे तो हमारी प्रमुख काम ही ये था कि पहले मुस्लिम दोस्तों को अपने घर से उनके निकाल लाओ और दिन भर होली खेलवाओ उनको, फिर हो जाएंगे, कोई विरोध नहीं था। ये नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू, ये तो बढ़ रहा है ना, ये पहले। तो मैं चूँकि अभी भारतीयता में समझना चाहते हैं, तो भारतीय संस्कृति की इस बात को समझें। ये है भारत, और इसकी एक सांस्कृतिक बाउंड्री है। वो इसकी एक ज्योग्राफी में अंतर्निहित है। इसकी ज्योग्राफी में अंतर्निहित क्या है? नीचे समुद्र है, तो समुद्र के पार संस्कृति ले जानी है तो बड़े ताकतवर लोग चाहिए जो नाव से जाए। वो भी गए समुद्र को वगैरह, लेकिन सामान्य प्रवाह नहीं है। इधर हिमालय पर्वत खड़ा है,
उसके पास 2-4 दर्रे हैं जिससे लोग आते थे, बस। और ऊपर अफगानिस्तान है, आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान जो है यही तो हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत से ही तो हिंदू है। यही बोलते थे हिंदू कुश पर्वत पर रहने वाले कि हमारी हिंदू शाही है। हिंदू शाही शब्द जो है वो यहाँ के राजा के साथ प्रयुक्त है। जो महमूद गजनवी के दस्तावेज हैं उसमें वो ये नहीं कहता है कि आगे भी जाके हिंदू शाही मिली मुझे, कन्नौज पे आक्रमण करने में नहीं लिखता है। हिंदू शाही की लड़ाई उसकी हिंदू कुश पर्वत के लोगों से थी, उसके आसपास। है ना? तो ये हिंदू शाही, जयपाल और ये सब जो राजा थे, राजा दाहिर को मीर कासिम ने हरा दिया और वहाँ के लोग मुसलमान हो गए, जाट। वही मुसलमान जाट हैं और वही आगे जाके हर तुर्क के साथ वो आते थे इधर। सिंधी लोग, सिंधी में हो गया ना पहला शासन। तो जब हिंदुस्तान में आगे बढ़ते थे तो पहले वहाँ पे पाँव रख के कुछ सिंधियों को और कुछ इन्हें साथ लाते थे। उस सिंधियों की भाषा थी लहंदा और यहाँ था ब्रज। तो लहंदा और ब्रज भाषा का मिश्रण तंत्र वालों की लैंग्वेज से मिलके हिंदी भी बनी। जो पर्शियन में लिख दी जाए तो उर्दू और देवनागरी में लिख दी जाए तो आज भी भाषा विज्ञान नहीं कहता है, एक ही है, सही है। एक ही थी। अंग्रेजों ने जितने भी आए उन्होंने वर्णन करा। यहाँ एक भाषा बोली जाती है हिंदी नाम की, जो 2 लिपियों में लिखी जाती है, खुद ही लिख रहे हैं। ब्रिज वाली बात रिपीट करते ब्रज भाषा थी मथुरा और इसके आसपास। तो ब्रजभाषी लोग थे, तो यहाँ के ब्रजभाषी के साथ लहंदा का इंट्रैक्शन हुआ ना। लहंदा और ब्रज के शब्द मिल के, और फिर भी उर्दू कहाँ बनी? दक्षिण में जाके। तब भी दिल्ली के इर्द गिर्द नहीं बनी। जब इनकी सल्तनत वहाँ पहुँची तो वहाँ जाके इस पे काम हुआ, इस भाषा पे पर्शियन में लिखने में। तो उस भाषा को शुरू में कहते थे दक्षिणी। जब उत्तर में आ रहे थे वो अच्छी बोलते थे, लिखते भी थे। तो यहाँ आ गए दरबार में तो उन्होंने कहा दक्षिणी बोल रहा है। दक्षिणी, दक्षिण कहाँ है? वही दक्षिणी ने हिंदवी का रूप ले लिया और वही उर्दू पर्शियन। तो ये ब्रज भाषा का एक रोल है उसमें और लहंदा भाषा का एक रोल है। ये मिलाते ये तंत्र का तांत्रिक क्योंकि पूरे देश में फैले हुए थे और धर्म प्रचारक वही थे, तो सूफियों से उनका समन्वय हुआ। और जो सरहप्पा ने अपने गीत लिखे हैं वो आजकल हिंदी के सबसे पहले माने जाते हैं। अभी तक अमीर खुसरो को माना जाता था, अभी सरहप्पा को माना जाता है जो सिद्ध थे। सरहप्पा की जो रचना है उसे माना जाता है। उर्दू वाले अभी भी मुझसे रहेंगे अमीर खुसरो ही हैं। उर्दू साहित्य के जो मानने वाले हैं वो कहते हैं अमीर खुसरो, लेकिन अब जो तहकीक आई है, नई रिसर्च, वो बताती है कि इससे पहले ख्वाजा साद सुलेमान एक थे गालिबा। ये अब वहाँ पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जगह वहाँ के। अभी जो सही उर्दू साहित्य ये मानते हैं कि अमीर खुसरो। हाँ, लेकिन उर्दू जो है जब तक अंग्रेज आए ना, मैंने कहा बेसिक चीज़ है कि हिंदवी भाषा हाँ, असल वही है। हिंदवी और हिंदवी भाषा जुड़ी हुई है। उसको फारसी में लिख लो चाहे उसको। उर्दू तो नाम ही बहुत बाद में जाके पढ़ा है उर्दू का। पहले हिंदवी थी, फिर दक्कनी हुई, गुजरी हुई, उसके बाद फिर हिंदी हुई, फिर जाके आके उर्दू बना। हिंदवी भाषा को अगर फारसी में लिख दोगे तो वो कहलाएगी उर्दू, हिंदुस्तान वही उर्दू कहलाएगी। और उसी भाषा को देवनागरी में लिख दोगे तो वो हिंदवी कहलाती है। ग्रामर तो पूरा है, ग्रामर पूरा है तो सब ठीक है। अब तो आप सांस्कृतिक पैटर्न समझना है, इसमें जो मूल बात है ना, इतिहास तो केवल एक आपको समझाने के लिए चल रहा है, लेकिन हम भारत के लोग कैसे सोचते थे, कैसा जीवन जीते थे, है ना, वो हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति के बारे में हमें समझना है कि हमारा पैटर्न ही ये था लिविंग।
जो लिविंग पैटर्न था उसी लिविंग पैटर्न को हमने 1857 तक चलाया और गांव में हमने 1860-70 तक भी वो लिविंग पैटर्न देखा। थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है लेकिन देखो उसके बाद वो चीज़ टूटी। तो हम अगर संस्कृति के इस पैटर्न को समझ लें भारत के, तो हम काउंटर कर सकते हैं। वो जो हमें बता रहे हैं वो बात सही है ना। अब वो कहते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कर्नाटक, ये वो दुनिया। अरे भाई, जो भी भाषा हिंदुस्तान में डेवलप हुई मध्यकाल में, उस भाषा का पहला ग्रंथ महाभारत है। तो आज दक्षिण के लोगों को ये बात पता नहीं कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ जो डेवलप हुई हैं, उनके पहले जो लोग जिनकी भाषा को वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मानते हैं, वो तो महाभारत का ट्रांसलेशन कर रहे थे। महाभारत संस्कृत में थी, उस संस्कृत का ट्रांसलेशन करने में तो डेवलप हुए। तो सबसे पहले दक्षिण में एक ग्रंथ लिपि बना दी। पहले पढ़े लिखे लोगों में बात जाएगी ना, तो उन्होंने कहा संस्कृत के इस शब्द का ग्रंथ लिपि के हिसाब से ये अनुवाद। पहले ग्रंथ लिपि आई, फिर ग्रंथ लिपि में जब अपनी टोन घुसाई गई तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और ये सब भाषाएं हैं, लेकिन अनुवाद तो इसी कर रहे थे। अब संस्कृत कहाँ से आई? हिंदुवादियों को भी समझना, संस्कृत किसी समूह की भाषा नहीं। भारत के कोई समूह कभी संस्कृत बोलता नहीं। जिस क्षेत्र में वो डेवलप हुई, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं पिशाची, पिशाच, है ना। इसलिए जो वेद का पहला पार्ट है, ऋग्वेद वाला, उसमें पिशाची भाषा का ज़्यादा चीज़ है, इसलिए उसे संस्कृत को अलग मानते हैं। बाकी 3 वेदों की संस्कृत को अलग मानते हैं। बाकी ये संस्कृत जो डेवलप हुई वो हुई तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और क्यों डेवलप हुई? हर चीज़ का रीज़न है ना भाई, लोग मौखिक ज्ञान को संकलित करके रखना चाहते थे। अब संकलित करने के लिए ऐसी भाषा चाहिए जैसे कंप्यूटर की भाषा। तो उस समय के लोगों ने भाषा इवॉल्व की। उस भाषा में जितना उन्हें स्मरण था, याद था, उसको लिखा गया भोजपत्रों पे और लकड़ी की संदूकियाँ बना के उसके अंदर रख दिया। ठीक है, तो लाइब्रेरी का मतलब है कि वो ऐसी लकड़ी की संदूकियाँ सारी उसमें रखी है, तो उनसे लोग पढ़ते रहेंगे। तो काम निपटाया उन्होंने अपनी विरासत को। तो संस्कृत इज ए कोड लैंग्वेज। अब इस कोड लैंग्वेज में जब इंडिया में फ्यूडलिज्म आ गया, गुप्त काल वगैरह आ गए, तो थोड़ा सा ठनक आ गई। पतंजलि आए, इसके साथ याज्ञवल्क्य आए, तो उन्होंने कहा भाई संस्कृत में लिखो। तो संस्कृत हो गई राजाओं की भाषा। अब पात्र जो है, जो हमारे पहले नाटक है, जैसे विशाखादत्त और ऐसे करके, उन नाटकों में राज परिवार के लोग तो बोलते हैं संस्कृत, आदमी, और औरतें और नौकर जो भाषा बोलते हैं वो प्राकृत में। समझे बात? तो यानी उस समय के समाज में एक विशेष समूह संस्कृत में बोलने लगा, समझने लगा, अपने आप को संस्कृत का कहने लगा कि मैं संस्कृत जानता हूँ। कोर्ट लैंग्वेज हो गई, राजा के नौकरी मिल जाती थी, ग्रंथ लिखने का काम मिल जाता था, है ना। तो एक नया समूह पैदा हो गया संस्कृत को लेके। फिर लिपि पे भी राजा लेख लिखवाने लगे संस्कृत में। ये संस्कृत, और इस संस्कृत से विद्रोह कर दिया सूफी संतों ने। संत ज्ञानेश्वर आए, बोले साहब संस्कृत में क्यों है गीता, हम तो इसे मराठी में लिखेंगे। ये भी तो विद्रोह है। मराठी में गीता लिखी उन्होंने, साहब हटा दिया उन्हें, लेकिन स्थापित तो वही हुए क्योंकि भविष्य की बात वो कर रहे थे। संत ज्ञानेश्वरी तो स्थापित हुए महाराष्ट्र में, मराठी स्थापित हुई। जिन्होंने उन्हें रोका था वो खत्म हो गए, इतिहास के पुराने पात्र थे। तुलसीदास आए, उन्होंने कहा संस्कृत में नहीं, मैं तो अवधी में लिखूंगा।
तो संस्कृत वाले बड़े नाराज हुए, बोले भगाओ इसे, कहाँ से आ गए, गोसाई वैसे भी ब्राह्मण नहीं है, नकली ब्राह्मण है, तो भगाओ यार। नीचे पड़ गए। नीचे पड़ गए तो क्या लिखता है, मस्जिद में रहता हूँ और लिखता हूँ तुलसीदास है ना, मस्जिद में रह के लिखता हूँ भैया। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी अवधि में। तो जिस मुगल करते हैं, राजा अकबर के दरबार में तो सारा शासन हिंदुओं के हाथ में था। टोडरमल तो चलाता था आर्थिक दुनिया, और बीरबल उनके सलाहकार प्रमुख हैं, मान सिंह उनका सेनापति। ठीक है, रामायण की वैल्यू क्या है? रामायण की वैल्यू ये है, जिस राजा को जीतो राजवंश के दूसरे आदमी को राज सौंप आओ, ना कि अपना आदमी बना दो वहाँ पे। ये है रामायण। विभीषण को देना पड़ेगी, ये नहीं है कि राम का राज हो गया यहाँ पे। तो भारत में गुप्त काल तक में भी आप देखोगे, राजा को जीतते थे उसी के परिवार के आदमी को किसी को सौंप आते थे। तो हमसे मिल गया ना, चक्रवर्ती सम्राट हम है, सम्राट तुम, रिपब्लिक। हाँ, तो मुगल तक भी तो यही चलता रहा। नीचे वो बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो डायरेक्ट उस पर रूल करता, नीचे दे ही देते थे, करते ही थे लोग, इसलिए नीचे की सत्ता थोड़ी थी। इतनी रियासतें भी तो रियासतें बची थी। हिंदू मुस्लिम के सवाल में आप पूछे, जो औरंगजेब दारा शिकोह का सर काट के लटका सकता है जहाँ मस्जिद पे, वो उसके पड़ोस में तो सारे हिंदू रहते थे। चांदनी चौक जैनियों का मंदिर था, सारे हिंदू रहते थे। सबसे बड़ा जैन था। हाँ, जैनियों की तो एक भी जैनी को तो मनाया ना उसने मुसलमान। आगरे के किले के चारों तरफ देख लो जैन लोग रहेंगे। सारा व्यापार तो इनके हाथ में था मुगल काल तक। व्यापार तो अंग्रेजों ने छीना है ना, मुगलों ने व्यापार ना छीना। मुगल तो अपने शासन मिल गया, मस्त थे, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, रहने को मिल गया मस्त। ठीक है, और ये जो है सारा शासन व्यापार सब जैनियों के हाथ में रहा, बनियों के हाथ में रहा, उसके हाथ में रहता। नहीं, अगर छीन लिया जाता तो फिर कैसे रहेंगे? सीधे क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तक हम खुद भी नहीं जाते। हम एक्सेप्ट करते हैं उनकी बात, और उसी तरह से जैसे उल्टी बात हमसे की जाती है वैसे उल्टा ही उत्तर थमा देते हैं। तो हम उसी में फंस रहे हैं, उनके जाल में। हमें खुद अपने समाज को खोजना है कि ऐसे है, इसका उत्तर दे दो। वो एक मन तोलता था जनेऊ, उसके बाद औरंगजेब खाना खाता था, तो साला एक मन तोलने के लिए उसने किसी जैन को क्यों नहीं मारा? वो जैन मंदिर का हिस्सा नहीं बराबर है। बड़ी बड़ी कोठियाँ आज भी चांदनी चौक आज भी जवाब तो खोजोगे। अगर वो इतने क्रूर होता तो कोई मंत्री मिलता ही नहीं आज। अगर वो बुरे शासक था तो वो एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है कि दारा शिकोह को भारत के हिंदू पसंद करते थे। दारा शिकोह उत्तराधिकारी था, दारा शिकोह को राज मिलना था। औरंगजेब के अंदर राज का लालच था। औरंगजेब ने अपना जाल बिछाया, दिमाग का वो देश था, उसने राज्य प्राप्त कर लिया। राज्य प्राप्त करने के लिए उसने अपने आप को कट्टर सुन्नी डिक्लेयर कर दिया। तो उसने कहा ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इस कॉन्ट्रडिक्शन में मैं सुन्नी कह के ज़्यादा जनता को अपने पक्ष में ले लूँगा मसले। और अब सुन्नी बनने के लिए औरंगजेब को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आजकल हो रहा है, कुरान लिखो, नहीं मेहनत देखो ना, कुरान लिखो, उससे जो पैसा आएगा उससे रोटी खाओ, राज परिवार का पैसा नहीं लेना, लाइफ जीनी पड़ी। हाँ, मैं तो साहब कट्टर सुन हूँ, मैं नहीं छूता राज परिवार के पैसे, वो राजा का काम राजा की जगह, मैं तो अपने पैसे पे खाता हूँ, अपनी मेहनत का। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आपको बताएं, क्योंकि ये सब चलता है आपके काम की चीज़ें हैं। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, किसने पाला उसे? औरंगजेब। भाई संधि यही तो थी, संभाजी मेरे यहाँ रंग में, शिवाजी तो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे ना, कंट्रोल किया तो ये शर्त तय हो गई कि संभाजी यहाँ रहेंगे, बाकी तुम अपना इतने शासन चलाओ, हम नहीं बोले। फिर बाद की लड़ाई निजाम से चलती रही, लेकिन मुगल से नहीं चली। औरंगजेब तो गोलकुंडा तक चला गया, शिवाजी तक क्यों नहीं गया? गोलकुंडा में चांदनी भी लड़ने तो चला गया, हाँ, शिवाजी से लड़ने तो नहीं आया। तो शिवाजी से हो गया एग्रीमेंट,
एग्रीमेंट ये हो गया, लड़का मेरे पास, कभी तुम दिल्ली छीन लो आकर। तो संभाजी का पालन पोषण औरंगजेब किया। और जब शिवाजी मर गए तो मराठों की नेता बन गई कोई तारा देवी, क्या थी अहिल्या क्या ना, तारा, क्या तो मतलब तारा, इसका चचेरा भाई था, शिवाजी के चचेरे खानदान के लोग। तब औरंगजेब ने इक्का निकाला और संभाजी को भेज दिया। जो मराठे संभाजी के साथ हैं, शिवाजी के लोग हैं, वो संभाजी की सेना में शामिल हो, संभाजी के साथ खड़े हो जाओ। तो मराठे बन गए दो हिस्से, एक संभाजी और एक ताराबाई। तो राजनीति है, लेकिन मुसलमान तो न बनाया उसने। राजनीति है, राजनीतिक लोग राजनीति अपने ढंग से करते हैं, उनके लिए धर्म भी एक खेल ही होता है, आज भी होता है, उस समय भी होता है ना। अशोक बौद्ध बना इसलिए थोड़ी बन गया, बौद्धों के हाथ में व्यापार था, 99 भाइयों को मारा था, कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद बौद्ध बनने के बाद एक समर्थन आ गया व्यापार का। तो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं पॉलिटिक्स, लेकिन हम लोग को पॉलिटिक्स तो सिखाई नहीं आती, कोई पॉलिटिकल डिसीजन भी होता है। हमें तो कुछ बातें बता दी कि रट लो है ना, बोलते रहो दिन रात, पूरी ज़िंदगी बोलते रहो, यही बात बोलनी है। तो आया ना, भारतीय संस्कृति में, राजपरिवारों को छोड़ो, भारतीय संस्कृति में मूल्य परंपरा बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब हमारे लिए धर्म क्या था, ये भी बात समझ लो। हमारे थे 4 पुरुषार्थ: अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, जिसकी मजाक उड़ा दी अंग्रेजों ने। और अभी हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि आदमी जो है उसको अर्थ की सबसे पहले आवश्यकता, उसको सेट करे, क्या खाने पीने का उसका नहीं। बढ़ई बनेगा, किसान बनेगा, राजपरिवार में नौकरी करेगा, जो भी नौजवान है कहना अर्थ सेट करो। उसके बाद काम सेट करो, शादी वादी करो, हाँ, थोड़ा स्थिर हो जाओ, धर्म का काम करो। धर्म का काम मतलब राज्य में नैतिकता की रक्षा करनी है, मंदिर की नहीं, नैतिकता की रक्षा करनी है, धर्म हो गया। अब इससे ऊपर बढ़ जाओ तो सॉल्यूशन प्राप्त करो, मोक्ष, यानी अपने अंदर ऐसी शक्तियाँ पैदा करो जिससे तुम्हें सुकून मिले, शांति मिले, यानी वही सुविधा, ईश्वर से, अल्लाह से सीधे संबंध में चले जाओ, मोक्ष हो गया। ये अवधारणा है। ईश्वर से मिलने के 3 मार्ग हैं गीता के हिसाब से। कौन कौन से? भक्ति मार्ग, भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया। आप प्राप्त कर सकते हो सर्वेशन, अगर आप पढ़ाई में बहुत उतरे हो, ज्ञान की दुनिया से आप सर्वेशन प्राप्त कर सकते हो। आप कर्म से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कर्म में स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कर्म में डूब जाओ, है ना, निष्काम, फल में मत डूबो, कर्म में डूबो। और नहीं तो भक्ति है। भक्ति आप दोनों तरह से कर सकते हो, निराकार की करोगे, वो ऊंचे वाले निराकार की कर लेते हैं, जिससे निराकार की नहीं हो रही वो साकार की कर लो। कोई मूर्ति, कोई चीज़ रख दो, उसकी पूजा करो। ये इंडिया का पैटर्न है। 3 मार्ग बताए उन्होंने, और 3 मार्ग पे चलने की बात है, पैटर्न है। तो ये हमारे कल्चर में जो चीज़ थी वो धर्म माने तो नैतिक आचरण, और सबसे बड़ा प्रूफ है इसका अशोक के शिलालेख। अशोक के यहाँ धर्म के मामले के अलग विभाग थे, समझ रहा, जैसे सिंचाई विभाग और विभाग है हमारे, वैसे उनका धर्म का विभाग सबसे इम्पोर्टेंट। और जहाँ भी अशोक का राज स्थापित होता था वहाँ एक धार्मिक मंडलिक बैठता था, उसका काम क्या था धर्म के नाम पे, वो अशोक के शिलालेखों में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? माता पिता की सेवा करो, ब्राह्मण और श्रमण का सम्मान करो, यानी जिसने अपने जीवन को उच्च नैतिकता पे स्थापित किया है, सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहता है, उसका सम्मान करो, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे श्रमण। तो धर्म माने नैतिकता,
इसीलिए हमारे कहते हैं ना कि तुम्हारा धर्म क्या है, बाप की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। लोक संस्कृति में तो आज भी धर्म वही है ना? तो ये हमारा पैटर्न है। अब इसकी मजाक बना दी, पहुँचे कहाँ? पहुँचे यहाँ पे कि जब मार्क्स ने समझा दिया अर्थ के चारों तरफ सब घूम रहा है तो अर्थ पे पहुँच गए। फिर फ्राइड आए, फ्राइड ने कहा काम के चारों तरफ है तो काम पे पहुँच गए, पहुँचे तो वहीं। फिर किरकेगार्ड आए, अस्तित्ववाद, हाँ उन्होंने कह दिया भैया बिना इसके ईश्वर में डूबे हुए कुछ ना, धर्म पे पहुँच गए। नैतिक आचरण करो और नैतिकता से ईश्वर तक जाओगे, किरकेगार्ड हो गए। सेलिब्रेशन वो आज तक ढूंढ रहे हैं, कभी आचार्य रजनीश के आश्रम में खोज रहे हैं, कभी हरे कृष्ण बना के खोज रहे हैं, सेलिब्रेशन ही तो खोज रहे हैं। यार हम तो इतने पहले इस पर प्रैक्टिस कर रहे थे, आप इतनी खोज इतना निष्कर्ष करके अगर यहाँ पहुँचे हो तो हम तो आगे हो गए ना वहाँ। लेकिन हमने ये साहस नहीं है कि हम ये बात उनसे कह सकें। तो भाई पुरुषार्थ का तुम क्यों विरोध करते हो? इसमें क्या गलत है बताओ? नहीं कहेंगे, हम तो उनकी बताई बात मान लेंगे, ये सब बेकार है, ये हो जाता है वो। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो भारतीय संस्कृति में थी, वर्ण आश्रम। ठीक है, अब आश्रम से तो कोई आपत्ति नहीं है, होनी चाहिए भाई। ज़िंदगी की एक लाइफ थी, 25 साल तक बच्चा अध्ययन करो, कुछ करो, 25 के बाद ग्रस्त हो जाओ, संतानोत्पत्ति भी करनी है और उनको पालना भी है। 50 साल के हो जाओ तो दूसरी जनरेशन तैयार हो जाएगी 25 साल में, वो वानप्रस्थी हो जाओ आप, उन्हें गृहस्थी चलाना भी। हस्तक्षेप मत करो क्योंकि गृहस्थी के बीच में टांग अड़ाओगे तो वहाँ चोट पड़ेगी। चुपचाप बैठो, वो जो दें खाओ पियो मौज करो, धर्म कर्म का काम करो। धर्म कर्म का काम क्या, गाँव में सही चल रहा है या नहीं देखो, आसपास सही चल रहा है, लोग ईमानदार हैं, अतिथि सेवा हो रही है नहीं हो रही है, सारे काम देखो। अच्छा मंदिर मस्जिद भी अगर बन गए हैं तो उनकी देखभाल कराओ। हाँ वानप्रस्थ में चले गए, और वानप्रस्थ से भी अगर ऊपर चले गए तो तीसरी पीढ़ी तुम्हें नहीं मानेगी, अपने बाबा तक मानती है वो, आप मानोगे उसे तो थोड़ा सा और दूर हो, संन्यास में जो चुपचाप अपना भजन करो, भगवान का जय। तो बुरा बुरा बना दिया आपने। सोचना ये है कि अगर हमने ये सिस्टम बनाया लाइफ का हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, तो क्या बुरा बना दिया? अंग्रेजों ने बहुत अच्छा बना दिया। बच्चा पैदा हो तो उसमें बोर्डिंग में, और बाप बूढ़ा हो तो वृद्धाश्रम में, तो वो हो गया अच्छा, वृद्धाश्रम बनने चाहिए, तो हमने ऐसे रखा, हो गया। अब वर्ण पे आ जाओ, सबसे ट्रेजिक चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा कमांड होता है, कोई तो बड़ा अत्याचार, इस पर बड़ा अत्याचार, इस पर बड़ा अत्याचार। तो वर्ण की एक बात तो मैंने तुम्हें बता दी कि दुनिया में जब श्रम विभाजन हुआ तो पहला श्रम विभाजन आदमी और औरत के बीच में हुआ। क्यों? कि आदमी पशु पालने के लिए, पशु को पकड़ने के लिए और शिकार करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त बॉडी उसके पास थी, तो इसलिए पशुपालक कबीलों में पुरुष समाज पैदा हुए और जो कृषि थी उस करने में निपुणता औरतों की। एक श्रम विभाजन हुआ, कृषि औरत करेगी। शुरू में वन में वो बीनना पड़ता था, बाद में झूम खेती वगैरह हुई, तो ये पहला श्रम विभाजन हो गया। अब उसके बाद समाज आगे बढ़ गया तो श्रम विभाजन तो होगा। तो श्रम विभाजन के दो सिद्धांत देखो आप, केवल एक शब्द का अंतर है, वर्ण और वर्ग। अब हमने कहा वर्ग बने तो हम प्लेटो साहब पे पहुंच गए। प्लेटो ने कहा हमारी आत्मा के 3 खंड होते हैं, आत्मा के ज्ञान, साहस और ये पेट। 3 वर्ग बनेंगे। जिस पे ज्ञान ज़्यादा होगा वो पुरोहित बनेगा, पुरोहित कहा। जिसमें साहस ज़्यादा होगा वो योद्धा बनेगा, क्षत्रिय नहीं कहा, योद्धा कह दिया। और तीसरा जो है वो आम व्यक्ति, कृषक। कृषक कहा, उन्होंने भी कृषक कहा, तीसरा कृषक। 3 बना दिए। चौथा उन्होंने बनाया नहीं क्योंकि चौथे को आदमी मानते नहीं थे। अब बोले पशु 2 तरह के होते हैं, जो लिखते हैं पशु 2 तरह के होते हैं, एक बोलने वाला एक बिना बोलने वाला। दोनों बाड़े में रखे जाते हैं और दोनों में मनुष्य का अधिकार।
तो आप जंगल से अगर पकड़ लाए किसी आदमी को, वो दास हो गया, उसने दासत्व स्वीकार कर लिया, आपने उसे मारा नहीं, जिंदा रख लिया, तो आप बाड़े में बंद करिए और उसका खेल कीजिए। ये उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई जिसमें प्लेटो और अरस्तु को हम बहुत महान दार्शनिक के रूप में उनकी सामाजिक संरचना को बहुत महान मानते हैं। हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं था, कुछ हिस्ट्री बहुत अलग है, वो समझाना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली बने तो उसमें पुरुष सूक्त कह दिया। पुरुष सूक्त में 3 तो सेम है, चौथा उन्होंने कह दिया ये पैर है, सेवा करेगा। अब सेवा मैंने शूद्र की बता दी क्या है, फिर शक्ति सेवा करना हो, या राजा के परिवार में भी जो लोग रहते हैं उनकी सेवा करनी। लेकिन हमने उसे आदमी मान लिया, तो हमने आदमी मान लिया तो हमने बहुत जुल्म कर दिया, उन्होंने आदमी नहीं माना तो बहुत अच्छा करेंगे। तो इस बहस को कौन करेगा? इस बहस को हम करेंगे या हम यही कहते रहेंगे, हम उन्हें भी तो जानेंगे? ऐसे ये बन व्यवस्था। आज राजनीतिक का लड़का राजनीतिक बनाना चाहता है, जो अधिकारी बन जाता है अपने बच्चे को लगाना चाहता है। ये क्या है? ये जन्मना गर्भ प्रवृत्ति बना रहे हो ना। प्रोफेसर के बच्चे प्रोफेसर बन गए, पीएचडी भी खुद लिख दी उसने, और पीएचडी नेट को लागू ही नहीं होने दिया आज तक। हमने कहा पीएचडी लिख दो, साले की लिख दो, बेटे की लिख दो, सबकी पीएचडी लिख दो, सब प्रोफेसर हो गए। ये क्या है? अब वो प्रोफेसर साहब ये बता रहे हैं कि जन्मना वर्ण बहुत खराब है। जन्मना वर्ण खराब है तो बना क्यों रहे हो? कर्मणा बनाओ। तो भारत में तो डिबेट हुई, डिबेट में उसने क्या कहा? कश्मीर कर्मणा है, कर्म से बनेगा। सारे लोग जो बोले वो कर्म पे बोले ना, कर्म से बनेगा। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ये है कि वो अपने बच्चे को अपने जैसा बना देना चाहता है। तो जन्मना और कर्मणा की लड़ाई तो हिंदुस्तान में लड़ी गई ना सारे ग्रंथों में। तो आपने उसे मान लिया कि जन्मना ही हो गया। जन्मना कैसे हो गया? जो राजा बन जाता था उसे क्षत्रिय नहीं कहते थे, कहना पड़ता था, मजबूरी थी। अब इस लड़ाई को क्या बौद्ध धर्म ने लड़ा? अब वो कहेगा दलित वाला कि वो जो है साहब बौद्ध ने इसका विरोध करा। अब बौद्ध ने लिखा केवल इतनी बात कि सबसे प्रमुख वर्ण क्षत्रिय, क्योंकि बौद्ध के लोग बन गए थे क्षत्रिय। दूसरे नंबर पे ब्राह्मण, तीसरे नंबर पे वैश्य, चौथे पे शूद्र, और चारों वर्ण चलेंगे। बुद्ध ने कहाँ मना करा? नहीं मना नहीं करा, समाज में चारों वर्ण चलेंगे। लेकिन मेरा जो मोक्ष की बात है, मोक्ष का सबको अधिकार है। अगर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरे साथ आना चाहती है कोई औरत तो वही भी आएगी, और कोई शूद्र या चंडाल भी आना चाहता है वो भी आएगा। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए, समाज चलाने के लिए नहीं, क्योंकि समाज में जो वर्ग विभाजन अवश्य भी वैसे ही चलेगा। इस बात को समझ के आपको इसको रखना। भाई ऐसा हुआ, अब आ जाओ स्मृति पे। स्मृतियों का भारत में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं किसी विषय से, और स्मृतियाँ बहुत लिखी। स्मृति है व्यू पॉइंट किसी जो ब्राह्मण समुदाय या कोई संप्रदाय है उसके लोगों द्वारा राज्य को सुझाव देने के लिए लिखे हुए ग्रंथ। तो याज्ञवल्क्य स्मृति दूसरे ढंग से बोलती है, मनुस्मृति दूसरे ढंग से बोलती है, नारद स्मृति अलग ढंग से बोलती है। और 100-150 मिल जाएंगे, सबको आप पढ़ोगे तो सबके व्यूज़ अलग अलग। क्या कोई स्मृति संविधान थी किसी का? केवल इतना काम था, राजा ने जो मंत्री परिषद बनाई है वो मंत्री बोलते वक्त ये कहता था कि अगर निर्णय करना है, राजा को अगले दिन निर्णय करना है, कोई बड़ा मसला फंसला है, उसने कहा राय दो। तो उसने कहा नारद स्मृति के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो दूसरा बोला नहीं वो याज्ञवल्क्य स्मृति ये कहती है। तीसरे ने याद दिलाया नहीं वो स्मृति ये कहती है। तो राजा ने तीनों की बात सुन के निर्णय तो राजा ही लेगा, निर्णय। क्योंकि हमारे यहाँ तो संविधान का शासन था कहाँ? हमारे तो व्यक्ति का शासन था, पंच परमेश्वर तभी तो लिखनी पड़ी। भाई नैतिकता के उस पे सिंहासन पे बैठ के पंच परमेश्वर बनोगे, तो जब गांव का पंच परमेश्वर बनेगा इस तरीके से, तो राजा को भी तो वहीं रहना पड़ेगा नैतिकता पे। कुछ भी करता रहेगा जब। अब
राजा ने बात सुन लो। हर्षवर्धन नाम का एक राजा हुआ, मुस्लिम काल से पहले वही सबसे प्रभावशाली राजा हुआ। हर्षवर्धन शैव था या बौद्ध था, एक भी बड़ा झगड़ा है। कोई कहते शैव है, कोई कहते बौद्ध था। क्या वो जो है, ये कुंभ का मेला लगता है, इसमें अपने सारे राजस्व को बांटना था। राजा का खजाना 0 कर दिया। बांटने के दिन निर्धारित थे। आज जैनियों को बटेगा, बौद्धों को बटेगा, आज श्रमणों को बटेगा, आज इसको बटेगा, आज शैवों को बटेगा, आज इसको। और जो बच जाएगा वो फिर भूखे गरीब लोग जो आ जाते हैं वहाँ मेले में इकट्ठे हुए सब। लेकिन राजा का खजाना 0। अब राजा नए राजस्व पे खड़ा होगा, फिर 4-5 साल में जितना राजस्व उसका हो जाएगा फिर बांट देगा। ऐसा राजा दुनिया में किसी ने बनाया? ऐसा राजा कोई बना? हिंदुस्तान में गुप्त काल के राजा को रात में घूमना पड़ता था शहर, भेष बदल के। सैकड़ों कहानी। अलाव में बैठ गए, जाके थोड़ा उसमें बैठ गए, सुध भी सुना, उसके हिसाब से जनता जो क्रिटिसिज्म कर रही है उसके अनुरूप से अपने आचरण को सुधारा और सुन ली। कुमारगुप्त तो बौद्ध था नहीं, गुप्त वंश के लोग तो वैष्णव थे ना, वैष्णव धर्म की तरफ से यूनिवर्सिटी किसकी बनाई? बौद्धों की, नालंदा। कहाँ बनाई? अपने सर पे, पाटलिपुत्र के पास, नालंदा। ये हिंदुस्तान है। उसने ये तो नहीं की कि यार मैं तो उसकी बनाऊंगा वैष्णवों की। अगर बौद्ध धर्म पे ज्ञान ज़्यादा है, बहुत ज्ञान इकट्ठा हो गया है, तो उन्हें लैंग्वेज भी सीखे, उन्हें पढ़ने का सिस्टम चाहिए। बौद्धों की बना दी यूनिवर्सिटी, और चीन से भी आने लगे, और कोरिया से भी आने लगे, और दुनिया से विद्वान आने लगे वहाँ पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए टेस्ट कैसे होता था? जो गेट पे बैठता ना चौकीदार, आपको काम में पढ़ना हो तो पहला टेस्ट वही लेता था चौकीदार, एंट्रेंस। हाँ, एंट्रेंस। चौकीदार को लगा कि तुम ज्ञानशील हो, पढ़ सकते हो, तो अंदर हो जाओगे। तो चौकीदार भी इतना ज्ञानशील बैठता था। फिर उसके अंदर आचार्य लेगा कोई, उसने पास कर दिया, फिर कुलपति लेगा, फिर वहाँ। इसे बताते हैं ह्यून सांग ने भी पहले संस्कृत सीखी थी, फिर उसमें अंदर होता था। संस्कृत सीखी सुना है क्या? तो ये मैंने आपको बताया कि हमें बहुत गहराई से अपने पुरखों पे गौर करते हुए, अपने दादा परदादा पे गौर करते हुए, उनके लाइफ पैटर्न को समझते हुए भारतीय संस्कृति को समझते। तो आज हमारी लड़ाई है हिंदू राष्ट्रवाद से और पैन इस्लामिज्म से, तब भारत बचे, और दलितवाद से। आजकल फैशन होता है ना, मजदूरवाद था तो सब मजदूर की नेता, अब दलितवाद चल रहे तो जिस देखो दलित की कहानी पड़ रहा है। दलित तो मैं मान नहीं रहे, दलित मानेगा नहीं, दलित करे जाए वो गलत, उसकी एक से एक गलत बात को सुने जा रहे हैं भाषण में। ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपना न्यूज़ रखना है, आपकी बात करनी, काटो उसकी बात। जैसे किसान आंदोलन का दौर है तो आज उन्होंने एक ही आदमी का और किसानी ने बना दी। तो इसलिए इसको सारी बात रखने का मकसद केवल ये है कि आप सोचना शुरू करें, क्योंकि पहली बात शुरू होती है क्या हम सोचते हैं। जो सोचता है वो खोजता है, और जो खोजता है वो उत्तर खोजता है, प्रश्न बाद में आते हैं। और जिनको खोजना नहीं है, उन्हें रटना है, उनसे कोई दुनिया का निर्माण नहीं। वो तो बेकार की फोर्स है, दुश्मन के लिए काम करने वाली फोर्स है। तो इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने ये नहीं बताया कि ये फाइनल सत्य पाएँ। फाइनल सत्य कुछ नहीं होता। हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए आपको कुछ स्टेप्स मिल गए। अब आप सोचना शुरू करोगे, ओरिजिनल्स पे जाओगे, कोई मूल ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो उत्तर